डॉक्टर ईशा, पूरा रमज़ान हमारी कुछ हैबिट्स और चीज़ें डिट्रैक हो जाती हैं और हम उस तरह से खा पी रहे होते हैं और ईद पे भी जो दावतों वगैरह का सिलसिला होता है। अब बैलेंस डाइट कैसे की जाए? अपनी जो इतनी ज़्यादा बद परहेज़ी है उसको अब ट्रैक पे भी तो लाना है। बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान में जनरली 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने कम्प्लीटली, जो रमज़ान का मकसद है, डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी को, अपने सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट करवाते हैं, डाइट पे फोकस कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल वेल बीइंग पे, एंड देन प्रे कर रहे होते हैं। और एक वो भी लोग होते हैं जो रमज़ान का सेकंड मतलब, जो लिटरल मीनिंग समझते हैं कि समोसे, पकौड़े और फ्राइड स्टफ। तो बेसिकली 2 तरह के लोग हैं, उनके लिए दोनों के लिए डिफरेंट ऑब्वियसली हैं। हम लोग, जो लोग फ्राइड स्टफ खा रहे हैं ऑब्वियसली उन्हें तो फिर अब रमज़ान के बाद जैसे रोज़े ख़त्म होते हैं तो उन्हें अपना एक ईद पे ऑब्वियसली वो एंजॉय करें, बिकॉज ईद तो नाम ही खुशी का है और खुशी को हम रिलेट करते हैं फूड के साथ। लेकिन फिर उसके बाद वो अपना नॉर्मल जो रूटीन है उसको स्टार्ट कर लें। अच्छा, फास्टिंग हम करते हैं इस टाइम में, रमज़ान में, तो हमारी फास्टिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। हम फास्टिंग में ऑब्वियसली फास्टिंग फेज़ में हम कुछ पी नहीं सकते, ऑब्वियसली खा भी नहीं सकते। लेकिन रमज़ान के बाद, जो ईद के बाद अब टाइम आने वाला है, उसमें मैं सबको कहूँगी कि वो फास्टिंग स्टार्ट करें। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। उसमें ये होता है कि सबसे बहुत ज़्यादा रेशोज़ होती हैं। कुछ लोग 12 घंटे फास्ट करना चाहते हैं, कुछ 14 घंटे करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो 16:8 की रेशो है। यानी 16 घंटे आप फास्ट करेंगे, जिसमें आपका सोना इंक्लूडेड है। जिसमें आपका पानी आप पी सकते हैं, उसमें फ्लूइड्स आप ले सकते हैं, सारी 0 कैलोरी जो ड्रिंक्स हैं आप ले सकते हैं, जिसमें पानी है, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, आप वो ले सकते हैं। और उसके अलावा आप फास्टिंग में चले जाएं तो वो फास्टिंग फ़ेज़ आपका होगा 16 आवर्स का, आपका 16 आवर्स का फास्टिंग फ़ेज़ है, 8 आवर्स का आपका जो है वो ईटिंग विंडो है। तो उसको मैं ये कहती होती हूँ, क्योंकि रमज़ान में हमने रोज़े डिफरेंट तरीके से रखे हैं। तो रोज़े से इंसान होता है कि 30 दिन के रोज़े रखे फिर रोज़े, वेराज इस तरह नहीं होता। हमारा सोने का टाइम भी उसमें इंक्लूडेड है। तो हम लोग मतलब जिस तरह आप सुबह फर्स्ट मील आप 12 बजे ले रहे हैं आफ्टर रमज़ान, ईद के बाद 12 बजे आप पहली चीज़ जो खा रहे हैं, आप तो आखिरी 8 बजे आखिरी 8 बजे हाँ, और ये बहुत हेल्दी रूटीन है। और 8 बजे के बाद आप कोई भी फ्लूइड्स ले सकते हैं जो कि 0 कैलोरीज है, जो आपके ग्लूकोज को स्पाइक नहीं दे। और इसमें पता है 12 घंटे के बाद हमारी बॉडी चल जाती है कीटोसिस में, तो वो ऑटोमेटिकली फैट बर्निंग स्टेज में। और अब बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो 12 घंटे के बाद, जो 16 घंटे तक जो 4 घंटे का टाइम है, उसमें हमारी बॉडी अपने फैट रिजर्व्स को यूज़ करती है। और उससे हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग होती है, क्योंकि आपको पता है हार्ट को, हमारी किडनीज को, लिवर को, हर ऑर्गन को कैलोरीज और एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जो 12 घंटे के बाद जो आपका फैट बर्निंग फेज होगा, वो आपकी बॉडी सोते हुए भी कैलोरीज इवन रिक्वायर्ड होती है, तो वो कैलोरी बर्न करती है। इवन आप सो भी रहे हैं तो यूर स्टिल लूजिंग वेट। तो इस तरह करके आप वेट लूज करके हेल्थ गेन कर सकते हैं। जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है रमज़ान के बाद ये वाली फास्टिंग। ओके, रमज़ान के बाद आप इस तरह की फास्टिंग कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, ईटिंग हैबिट्स होती हैं। और अभी डॉक्टर ईशा ने बिल्कुल सही बात की है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक यूटिलाइज़ करते हैं इस मंथ को बहुत बेहतर अंदाज में, कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको होता है कि अच्छा नहीं खाना है और ऑयली चीज़ें खा लेते हैं। सो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन अगर आप उसको बाद में बैलेंस करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और ये बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी फैंसी डाइट्स भी हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं और फिर बाद में उसके असरात कुछ अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। रिकमेंडेड क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा, ये जो डाइट्स आप बात करिए ना, जो बहुत फैंसी डाइट्स हैं, जिसमें कीटो डाइट हो गई, GM डाइट है, एग डाइट है, एंड देन उसके अलावा एप्पल डाइट है, बनाना डाइट है, इवन वाटरमेलन डाइट है, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। एक तो इन अ लॉन्गर रन तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ये आपका टेम्परेरी वेट लॉस करेगी, नो डाउट। आपको लगेगा आपके इंचेस कम हुए हैं, आपको ये भी फील होगा कि हमारा स्केल में, वेइंग स्केल में हमारा वेट बहुत कम आ रहा है। वेयरएज जब आप उस डाइट को छोड़ेंगे और आप अपने नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पे आएंगे तो वो बाउंस बैक करेगा और बहुत बुरा बाउंस बैक करेगा। तो जितना आपका वेट ऑलरेडी था उससे शायद आप 2 से 3 किलो ज़्यादा ही गेन कर लें। तो इसीलिए सस्टेनेबल नहीं होती। और सेकेंडली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बहुत ही कॉज करते हैं। देखिए, हमारी 5 अगर फूड ग्रुप्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट, एंड देन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो वो सारे के सारे अगर अल्लाह ने बनाए हैं तो किसी वजह से बनाए हैं और हमें वो सारे ही लेने चाहिए। और जब हम छोड़ देते हैं उनमें से कोई भी फूड ग्रुप, तो इन अ लॉन्गर रन क्या होता है कि हमें न्यूट्रिशनल जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आने लग जाती हैं। जिस तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स देते हैं, और बहुत सारी डाइट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सपोर्ट नहीं करती और फ्रूट्स को स्पेसिफिकली नहीं करती। वाटर कंटेंट, एक तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, और दूसरी बात है आपकी स्किन उस तरह हाइड्रेटेड नहीं रहेगी। फिर आप में विटामिन्स और मिनरल्स की जब डेफिशिएंसीज आती हैं तो फिर आपकी स्किन पे, हेयर पे, नेल्स पे,
आपके ओवरऑल अपीयरेंस में फ़र्क पड़ता है। और जब आप इतना रैपिडली वेट लूज़ करते हैं तो आपकी बहुत सैगी लूज़ स्किन हो जाती है, आप उतना अच्छा फील नहीं करते और एट टाइम्स आप ओवर एज लगने लग जाते हैं। तो ये डाइट्स रिकमेंडेड नहीं होती। इनमें एक है जैसे कीटो डाइट, आप बात कर मतलब फैट डाइट है, बहुत कॉमन है, बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ रिकमेंड करते हैं कि हमने तो पराठा या रोटी को टच भी नहीं किया, इट्स बिन एजेस। वेयरएज वो इतनी गलत अप्रोच है और इतना वो लोगों को गलत अवेयर कर रहे हैं कि क्योंकि वो लोग एक फ्रंट फेस हैं और अब जो आप गाइडलाइंस देंगे वो लोग बहुत सारी फॉलो करते हैं। Absolutely. तो हमें चाहिए कि हम एक सस्टेनेबल चेंज की तरफ जाएँ। उसमें ये कि आप पोर्शन कंट्रोल कर लें, कि आप हर फूड ग्रुप से आप चीज़ लें, लेकिन आप अपने डाइटिशियन के पास जाएं, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप उनसे पूछें आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड है, एंड देन आप अपने पोर्शंस को उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर लें। जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी को शायद 2 रोटियां एट अ टाइम रिक्वायर्ड हो और किसी को 1 रिक्वायर्ड हो, तो ये डिपेंड करता है कि किस पर्सन की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्हें गाइडलाइंस दे दी जाती हैं और कैलोरीज को उसके अकॉर्डिंगली हम उसके रेंज में ले आते हैं, सो दैट इंसान को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें और कैलोरी डेफिसिट में भी आ जाए। ठीक हो गया, बेहतरीन, बड़ी अच्छी टिप्स मिल गई हैं जी।